नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर पेंशन का टेंशन। दरअसल पेंशन का टेंशन इसलिए भी क्योंकि सरकार ने पेंशन योजना पर एक तरह से ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन अब ये मामला चुनावी मुद्दा बन चुका है और देश के कई राज्यों में पेंशन को लेकर सरकारों ने निर्णय भी बदले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, वहाँ सरकार अभी अनिश्चित की स्थिति में है। कांग्रेस ने अपने वादों में से शामिल कर लिया कि वो सरकार में आई तो पेंशन योजना को लागू करेगी। अब सवाल ये कि सरकार पेंशन योजना क्यों बंद कर रही है, उसकी वजह क्या है और कांग्रेस ने पेंशन योजना लागू करने के लिए क्या वजह बताई। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस की पेंशन योजना इसलिए क्योंकि वो सरकार में आना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति जो वर्तमान सरकार उसको दिख रही है कि राज्य की हालत ऐसी नहीं कि वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। अब इसी को लेकर बहुत सारे एक तरह से कन्फ्यूज़न है, भ्रम की स्थिति है और अब 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन यानी भोपाल राजधानी में कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर करने वाले हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और स्काइप पर रहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन और इसके साथ स्काइप पर देवदत्त दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे पत्रकार साथी। तो सरकार की जो हालत है वो पेंशन देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिति उसे इस बात की अनुमति नहीं देती है, लेकिन चुनावी मुद्दा है। हर किसी को पता है कि कर्मचारी मतदाताओं का मन बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है और कर्मचारियों ने भी इस तरह का अपने आप को पोस्ट कर दिया है जनता के बीच में, सरकार को सामने, कि अगर वो आपके खिलाफ होगा तो फिर आप सरकार में लौटेंगे। इस पर सवालिया निशान लेंगे, यानी संशय की स्थिति होगी। कर्मचारी जिस तरफ है, जिस पार्टी की तरफ, उसकी सरकार बनेगी, ये स्थिति कर्मचारियों ने बना दी है और राजनीतिक दल भी इसको लेकर गंभीर है। तो कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे साथ चर्चा में आशीष दुबे जी। आशीष जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि मध्य प्रदेश में भी अब ये स्थिति तनावपूर्ण होने वाली है। अगर सरकार, बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है, उसने इस पर कोई निर्णय नहीं किया तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसमें मैं दो लाइन और जोड़ूंगा कि अब आदिवासी, ओबीसी, दलित और महिलाओं के बाद ये एक नया मामला है कर्मचारियों का, क्योंकि कर्मचारी अगर आपके खिलाफ हैं तो फिर सरकार में आप भले ही आए ना आए, लेकिन सरकार में पहुंचना मुश्किल तो हो सकता है। आपकी राय? ये बात तो सही है कि इसका सियासी नफ़ा नुकसान इस वक्त, मतलब कि चुनाव का जो वक्त है उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गया है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन पर जो बीजेपी की सरकारें हैं मध्य प्रदेश समेत जिस भी राज्य में, वो असमंजस में फंसी हुई हैं कि वो उसे लागू करेंगी या वादा करें या ना करें, क्योंकि जो बीजेपी का जो सेंट्रल हाईकमान है या केंद्र की सरकार जो बीजेपी की है उसको मना कर चुकी कि हम इसको नहीं लागू करेंगे पुरानी पेंशन को। तो ये बीजेपी की सरकारों के साथ एक दुविधा हो गई है बड़ी। और जो कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं राज्य में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो सब पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा परोस रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान कर चुका है और एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी है कि उत्तरांचल में भी इसका, उत्तराखंड में भी इसका आश्वासन दिया जा चुका है। तो ये जो है ये सियासी नुकसान और फायदा जो देखा, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें कर्मचारियों की संख्या लाखों में है, क्योंकि बहुत बड़े स्टेट हैं। छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा है लेकिन ये बड़े स्टेट हैं और कर्मचारियों के साथ उनका परिवार, बच्चे, बहुत सारे वोटों का समीकरण बनता है इसमें। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वादा कर दिया है, राजस्थान में लागू करने की घोषणा हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कर्मचारियों वाला जो इसमें जो बात है, जिसको काटने के लिए, जिसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए भाजपा ने लाडली बहना योजना पर फोकस लगा रखा है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें मोटे तौर पर कर्मचारी वाला पलड़ा थोड़ा सा भारी आएगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनको आगे अपने 15-20 साल, 25 साल रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, उनकी जो लाइफ है, उनके निर्वाह का सवाल है। बिल्कुल। तो ये इसलिए मुझे लगता है ये है। हालांकि इसमें एक छोटी सी बात है कि 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब उस वक्त जो सरकार थी, उन्होंने ये तय किया था कि 2005 के बाद जो लोग नियुक्त होंगे सरकारी नौकरी में उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
तो ये जो इस पेंशन की स्कीम में आने वाले लोग हैं, मुझे लगता है और 10-1 साल बाद वो इस दायरे में आएंगे। इसके पहले जो नियुक्त हैं उन्हें तो पुरानी पेंशन मिल जाएंगी, जो उनको रिटायरमेंट के बाद आधी तनख्वाह करीब मिलती है और हर बार डीए लगता है और बढ़ती है, वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक समस्या आई है इसमें, अभी इन कर्मचारियों के पास जो अचानक इनको 10-15 साल बाद ये चीज़ें उभरी हैं, तो अभी इसकी वजह यह है कि कर्मचारी असमंजस में हैं कि जब वो रिटायर होंगे, जो नए नियुक्त हैं उन्हें मिलेगा क्या और कितना और कैसे मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको राजनीतिक दल भी इस चीज को कैश करने की स्वाभाविक कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस वजह से सारी उलझन है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है जी, अब जितनी नौकरियां सरकारी कार्यालयों में रहती है जी, उससे ज़्यादा नौकरियां अब निजी क्षेत्र में हैं। जी, पहले निजी क्षेत्र कम होते थे, सरकारी क्षेत्र ज़्यादा थे। जी, अब जब से आर्थिक बदलाव आए, पूरी दुनिया बदल गई है, जी, तो प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हो गया और सरकारी जो कार्यालय हैं वो घटते जा रहे हैं। हर सरकार अपनी हर चीज़ को एक तरह से आउटसोर्स कर रही है या प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में ना तो पेंशन है, ना जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक बात जरूर है, जो पब्लिक के लिए हम बात करें तो वो मार्केट ओरिएंटेड है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ आती है तो सर्विसेज अच्छी होती है, आप सर्विस जो अच्छी देगा वो आगे जाएगा। सरकारी क्षेत्र में सर्विस अच्छी नहीं मिलती है, सबको पता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे सरकारी स्कूल हो। स्कूल में टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में जो एक शोबाजी होती है, झांकी होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है। सरकारी स्कूल के बाथरूम ठीक नहीं मिलेंगे, कैंटीन ठीक नहीं होगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट ऑफिसों में हर चीज़ को, लेकिन वहाँ जो नुकसान है वो पेंशन का है। अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो सरकार भी अपनी सर्विसेज को कम करके उन सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर को देती जाएगी, जैसा हम देख रहे हैं। अस्पतालों की सफाई व्यवस्था, ट्रेन की सफाई व्यवस्था, आप देखिए प्राइवेट सेक्टर को है। कई ऐसे सरकारी काम है जो सरकार करती थी, लेकिन अब वो निजी क्षेत्र को जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सरकारी कर्मचारियों का भी दोष ज़्यादा है, क्योंकि वो एक जुमला चलता है, दोनों मेहमान मेरे इस बात से पता नहीं सहमत होंगे कि ना असहमत हो। एक जुमला ये चलता है कि सरकारी कर्मचारी सब नहीं करते, बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग काम नहीं करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। सरकार इससे आजिज आ चुकी है। आम आदमियों के बीच में बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारी विलेन की भूमिका में है। 10:30 पर ऑफिस नहीं जाना, 5 बजे के पहले कुर्सी छोड़ देना, लंच के पहले आधे घंटे पहले लंच शुरू हो जाना और लंच खत्म होने के आधे घंटे बाद सरकारी दफ्तर में काम होना। तो ये सब चीज़ें सरकारी क्षेत्र को कमज़ोर करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करती हैं। इसका नुकसान ये कि सरकारी कर्मचारी पेंशन उनसे छुड़ाई जा रही है या छूट रही है, उसकी तकलीफ है। सरकारी नौकरी का क्रेज़ इस बात को लेकर है कि उसमें जॉब सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, अगर आप सस्पेंड होगा तो आप लड़ सकते हैं कोर्ट में, बहाल होकर आएंगे तो पूरी तनख्वाह मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में ये कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने का नोटिस दिया, घर जाइए। कई जगह तो सुबह आपने काम किया, शाम को मना कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें जिसको मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया। डॉक्टर राहुल रंजन, कर्मचारियों की पेंशन, जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी चाहता है कि उसका जो बुढ़ापा वो ठीक से कट जाए। पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर उसकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो करोड़ों कर्मचारी ऐसे जिनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी दूभर नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी में एक माइंडसेट है कि हमको इतना काम करना है, इतने काम के पैसे लेने, इतने इसका रिटायरमेंट के बाद पेंशन। आपकी राय कि ये जो सारा मामला है, क्या इसमें कर्मचारी दोषी है या सरकार की नीयत बिगड़ गई है? राघवन जी, एक चीज है कि जो पेंशन व्यवस्था है, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है, उसका तो विरोध में कतई नहीं करूंगा, क्योंकि हम तीनों सेक्टर्स पे आप देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये राजनीतिक लाभ की बात अलग हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर है पारिवारिक सामाजिक, उसको आपको देखना पड़ेगा कि आजादी के बाद से जिस तरीके से सरकारी सेक्टर में लोगों ने नौकरियां पाई और एक आकर्षण था, और आप उठा के भी देखिए तो आजादी के बाद में ना शिक्षा का उतना बड़ा स्तर था, ना प्राइवेट सेक्टर का था, तो सरकारी नौकरी ही सेफ थी और लोग सरकारी नौकरियों में चले जाते थे। अब एक व्यक्ति जब सरकारी नौकरी करता तो परिवार जो है, परिवार स्टेब्लिश हो जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक पहले वाले में हमारे यहाँ कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी रह जाते हैं, उनका जीवन बहुत बेकार हो जाता है। तो सरकारी नौकरियों में जाने का सिर्फ लालच ये था, लेकिन कुछ वर्षों में इन सब सारी चीजों को निजीकरण में बदल दिया। लेकिन आप एक चीज को देखिए कि निजी व्यवस्थाओं में सरकार, यहाँ दो विचार हो सकते हैं कि सरकार कुछ क्षेत्रों में
निजीकरण कर सकती है, निजी व्यवस्थाओं को सौंप सकती है। लेकिन जो व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनका निजीकरण कतई नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे का कुछ सेक्टर तो आप दे सकते हो, लेकिन रेलवे के जो कर्मचारी या रेलवे जैसे अन्य विभाग है उनके कर्मचारियों को 18 घंटे 20 घंटे काम करना हो सकता है। लेकिन मंत्रालयीन, कलेक्ट्रेट या दीगर जो सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, तो मेरा कहना यह है कि यदि सरकारी सेक्टर्स में नौकरियों और पेंशन दोनों को यदि एक साथ लागू रखना है, तो फिर आपको एक व्यवस्था होना पड़ेगी कि आजादी के बाद से सरकारी सेवाओं की जो शर्तें हैं उसको कभी बदला नहीं गया, उसको एक बार पुनर्जांच। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति में जो लोग मेरा राहुल जी मेरा सीधा सवाल है कि सरकारी क्षेत्र में ये दुर्गति क्यों हुई और प्राइवेट सेक्टर को इतनी जल्दी से ऊंचाइयां क्यों मिल रही हैं? आम जनता प्राइवेट सेक्टर की सर्विस को पसंद करती है और सरकारी सेवाओं को वो घटिया मानती, क्योंकि सरकारी काम मतलब अगर आज आग लगी है तो गांव में ये कहावत है कि फिर 6 महीने बाद वो फायर ब्रिगेड की बस आएगी, गाड़ी आएगी पानी बुझाने के लिए। तो ये जो सरकारी सेक्टर की सर्विसेज पुअर होने से ये दिक्कतें आई है और इसके लिए कर्मचारी ज़्यादा दोषी है। सरकार की नीयत पर तो हम सवाल खड़े करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कर्मचारियों की भी सर्विसेज सुधारने की ज़रूरत है। लोग कहें कि सबसे बढ़िया तो SBI बैंक की सर्विस है, सबसे बढ़िया तो नगर निगम की सर्विस है, सबसे बढ़िया सरकारी अस्पताल की सर्विस है। हालांकि इन सरकारी दफ्तरों में लोड ज़्यादा होता है, काम करने के लिए उनके पास बोझ होता है, कर्मचारी कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी शोषण बहुत होता है। काम अधिकारी ज़्यादा देता है, लोग कम होते हैं और 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। सवाल ये कि सरकारी क्षेत्र में ये दिक्कतें क्यों आ रही है? 1-2 वाक्यों में आपका जवाब, फिर मैं आऊँगा देवदत्त जी के पास। यादवेल जी, ये बात आपकी सच है कि सरकारी सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो मोटी चमड़ी के हो गए हैं। आपको हर जगह दिखाई देगा कि इनमें काम करने की कोई रुचि पैदा नहीं हुई है। तो मैं पहली बात पे आऊँ कि वही चीज कह रहा था कि सरकारी सेवाओं में आने वाले व्यक्ति के साथ में सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। वो चौकी क्यों चल रही है, हर साल इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि आपको तनख्वाह मिलती है तो वाजिब इतनी मिलती है कि आपसे पूरा काम निकाल लिया जाता, तब आपको तनख्वाह मिलती। मीन कहने का मतलब ये है कि आपको लाख रुपए भी तनख्वाह दे रहे हैं तो 5 लाख का काम कंपनियां निकालती हैं। लेकिन सरकारी तंत्र में आप देखिए कि 1 से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। यदि आप देखेंगे तो इनके पास फाइलों का अंबार है और दिन भर मस्ती के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। बस यही जाकर के सरकार का मोह भंग हुआ है कि सरकारें मतलब सरकारी बिल्कुल। और कोरोना काल को हम याद करें तो वो भी एक तरह का उदाहरण है कि कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर ने बड़े बड़े अधिकारियों की, कर्मचारियों की छटनी कर दी। सरकारी तंत्र में ना तो छटनी हुई, ना उनकी सैलरी कम हुई और ना किसी की नौकरी गई। तो ये जो मामला है थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का है, सर्विसेज का है, लेकिन आपको वैसी सर्विस देनी पड़ेगी। अब सरकारी क्षेत्र को भी अब प्राइवेट क्षेत्र की टक्कर में काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हर सरकार कर्मचारियों की छटनी करेगी। जो रिटायर हो गया वो पद खत्म करती जाएगी और पेंशन पर संकट तो हम देख ही रहे हैं। 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है, भोपाल में, ये सबको दिख रहा है। देवदत्त जी, क्या ये जो पेंशन का मामला है 2005 में सरकार ने फैसला किया था, पुरानी पेंशन बहाली के लिए चुनावी साल है, कर्मचारी संगठन दबाव बना रहे हैं, लगता है सरकार झुक भी जाएगी, लेकिन क्या ये बाद में फैसला नहीं पलटेंगी? क्योंकि हर सरकार का एक खर्च और माने आय और व्यय का एक सिस्टम है। अब व्यय बहुत बढ़ रहा है, वेतन पर, पेंशन पर, भत्तों पर। आपकी राय, सरकारें कर पाएंगी या इस चुनौती के सामने झुक पाएंगी? देखिए, सरकार का जो काम होता है एक तरह से आय व्यय तो ध्यान में रखना ही है, बाकी और मानवीय पहलू को भी और व्यवस्थाओं को भी, सामाजिक ताने बाने को भी देखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि कई वृद्ध तो इसलिए घरों में रह पा रहे हैं कि उनको पेंशन मिल रही है, तो उनके बच्चे सेवा कर रहे हैं, बहू भी सेवा कर रही है। अन्यथा वृद्धाश्रम खुल ही गए। यदि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी क्या स्थिति होगी। और ये बहुत पहले से यदि कह दिया जाए तब तो ठीक है, अन्यथा एक असुरक्षा की भावना। वैसे आजकल बीमा कंपनियां बहुत सारे ऐसे प्लान ले आई हैं कि जिसमें आपको पेंशन जैसी लेकिन देवदत्त जी, आपको टोकने की अनुमति चाह रहा हूँ। जब सरकारी नौकरी में कर्मचारी होता है उसमें मानवीय संवेदना नहीं होती है। अब तो खबरें यहाँ तक आती है कि अगर पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें भी पैसे रिश्वत लेते हैं। तो मानवीय संवेदना अगर सरकारी कर्मचारी अपने कार्यकाल में जनता के प्रति नहीं रखेंगे तो फिर उनके लिए भी सरकारें इसी तरह से अमानवीय निर्णय करने की तरफ जाएंगी।
हालांकि हम इसको मानवीय कह रहे हैं, सरकार तर्कसंगत बताएगी। तो जो लोग सरकारी कर्मचारी नौकरी में हैं वो मानवीय हो जाएं ताकि उनके पक्ष में जनमत बने। जी, बात करिए पूरी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए कि राज्य परिवहन की बसें कैसी चल रही, खटारा हुआ करती थी, क्योंकि उनको वेतन और उससे मतलब था कंडक्टर, और वही बसें प्राइवेट सेक्टर को गई तो कितनी लग्जरी बसें हैं और कितनी अच्छी चल रही, कितने फायदे में चल रही। तो ये तो है कि कर्मचारियों ने समय के साथ जो किया उसी का आज ये भुगत रहे हैं कि बहुत जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया। लेकिन सरकार की दृष्टि से सोचे, व्यक्ति तो हो सकता है मानवीय, लेकिन सरकार की तो भावना वही रहनी चाहिए कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो हमारी भावना है। मैं व्यक्ति के तौर पर तो बहुत सारी गलतियां की हैं और आज भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक दौर जिस तरह से अन्य राज्यों में कर पा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, हिमाचल प्रदेश ये कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को भी करना चाहिए और अन्य भाजपा शासित राज्यों को करना चाहिए कि नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें मानवीय होती है वो अब खत्म हो गया सिस्टम। अब सरकारें भी क्रूर होती हैं, निर्मम होती हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि सरकार पैसा खर्च करती है आशीष जी, लेकिन वो जनता को सर्विसेज नहीं दिलवा पा रही अपने कर्मचारियों से, क्योंकि कर्मचारी तो सरकार के माने जाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार से अच्छा वेतन पा रहे हैं लेकिन वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्रूर फैसले लेने जा रही है। उसमें एक पेंशन का फैसला भी है, पदों की कटौती का फैसला भी है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का निर्णय भी है। आप देखिए कि हर सरकारी ऑफिस में आउटसोर्सिंग बढ़ गई है। तो एक किस्म का ये भी क्रूर फैसला है कि आप सरकारी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, कम पैसों में आउटसोर्स करते हैं और जितना एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह होती है उतनी तनख्वाह में तो वो 3 आउटसोर्स कर्मी रख लेते हैं जो 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। जी हाँ, देखिए आउटसोर्स का जो एक नया फैशन है वो बेसिक उसका जो फंडा है कि वो पैसा बचाने का पूरा मसला है। और दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारियों की नाकामी या उनकी जो कार्यशैली या लापरवाही या भ्रष्टाचार का मामला है, तो उनको बिगाड़ने में भी सरकारों का योगदान रहा बिल्कुल। है। सरकारों क्यों नहीं उनसे काम ले पाती? जिस दिन सरकार को जो फाइल करानी होती है वो तो हो जाती है। तो सरकार को ये कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। किसी भी सरकार ने वो कार्य संस्कृति को विकसित ना करके कर्मचारियों के अलग अलग धड़े बनवाए और उनको वोटों के रूप में इस्तेमाल किया या अपने समर्थन के लिए खड़ा किया जगह जगह पे। तो ये करने की जरूरत क्या थी सरकार को? अब सरकार उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। तो पहले तो कर्मचारियों को खराब किया। दूसरी बात एक ये भी है कि जैसे सरकार, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा शिक्षक है, उसका बहुत अच्छा उसका ज्ञान है, लेकिन क्या उसके पास स्कूल है, पंखा है, फर्नीचर है? आशीष जी, आप मानते हैं कि कर्मचारी इतना सीधा है कि वो सरकार बिगाड़ेगी तो बिगड़ जाएगा? नहीं सर, मेरा मतलब है उसको बिगड़ने में सुविधा थी तो बिगड़ गया वो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वही कर्मचारी यदि किसी कारपोरेट में जाएगा तो सीधे काम करेगा, इसलिए क्योंकि वहां का डिसिप्लिन है और वहां उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड काम लेना है। तो सरकार को भी अपनी कार्य संस्कृति को बदलना पड़ेगा ना। एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जब सरकारी अस्पताल में देखता है तो उसका देखने का तरीका दूसरा होता है, तो वही डॉक्टर जब शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठता है तो बड़े प्रेम से बात करता है और ठीक जांच करता है। तो ये जो जी हाँ, वही नियत का सवाल है, वही कार्य संस्कृति की बात है। सरकार उसको अपने तरह से ढाल सकती है, थोड़ा सा उसको बता सकती है। मतलब अब ये लंबी प्रोसेस है ये तो, लेकिन कुल मिला के सरकार ये चाहे तो कर सकती है। और एक बात और है, पुरानी पेंशन और नई पेंशन का जो विवाद है, इसमें देश के सारे राज्यों ने सहमति दी थी केंद्र को कि हम नई पेंशन लागू करेंगे, सिवाय बंगाल के। बाकी सबने अनुमति दी थी, सहमति दी थी। उसके बाद अब ये कुछ राज्य जो है उससे बाहर आके कह रहे हैं नहीं हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो ये तो इलेक्शन का दबाव, चुनाव का दबाव है। तो हमें आप केंद्र से क्या है कि फंड दो, लेकिन अब केंद्र उनको फंड देने को तैयार नहीं है जो कर्मचारियों का उसके पास जमा है। तो ये विवाद है। दूसरी बात ये है कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि पुरानी पेंशन नहीं दी जाए, हम लोग पुरानी पेंशन दी जाए, आप और हम सब निश्चित रूप से दी जाए, विरोध में नहीं है। लेकिन इसके जो तकनीकी पहलू है वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि वो जो बीजेपी की सरकार है वो उससे बाहर ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और वही समझौता हुआ था उस वक्त में। तो अब जो राज्य उससे बाहर निकलेंगे वो अपने संसाधनों से उनको पेंशन देनी पड़ेगी, अभी तक जो स्थिति है, क्योंकि केंद्र राजी नहीं है पैसे देने के लिए। लेकिन आशीष जी, सरकार राज्यों के पास तो पैसे का संकट है। वही बात है, वो विकास के काम में पैसा खर्च करेंगे या पेंशन पर पैसा देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात और है साहब, ये जो है सरकार के पास ये संकट है, लेकिन अब एक बात है, विधायकों को, सांसदों को 3-3, 4-4 पेंशन मिल रही है, वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। स्थितियां युक्त होना चाहिए।
और पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच से कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, नई पेंशन वालों को घबराहट इसलिए है कि जब वो 10-12 साल बाद रिटायर होंगे तो उन्हें मिलेगा कितना, केंद्र ने आज तक स्पष्ट नहीं किया बहुत अच्छे से। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मोटा मेरे को बातचीतों में लोगों को समझ आता है कि जो कर्मचारी जो है जिनकी छोटी सैलरी है उनको रिटायरमेंट के बाद बहुत कम कुछ मिलने वाला है। जिनकी बड़ी सैलरी है तो उनकी कटौती भी ज्यादा होती है, जो 10% होती है। तो उस वक्त वो जो घबराहट है, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा जिनको कम पैसा मिलेगा छोटे कर्मचारी। इसीलिए वो ताबड़तोड़, इसलिए पुरानी पेंशन नहीं, इसलिए वो ताबड़तोड़ कमाई करेंगे जो जिनके 10-15 साल बचे हैं। वो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे माफी के साथ, सारे कर्मचारी ऐसे नहीं है जो काम नहीं करते, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते तो सरकार चल ही नहीं पाती। काम करने वाले कर्मचारियों के दम पर सरकारें चल रही है। लेकिन जो मैंने कहा था कि काम नहीं करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं, तो जो आपने कहा कि जिनके 10-12 साल बचे हैं वो ताबड़तोड़ ऊपर से पैसा कमाएंगे, वो तो बैटिंग करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, करप्शन बढ़ाएंगे, ताकि उनको मालूम है कि उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो वो उस समय पेंशन नहीं मिलने के कारण करप्शन भी करेंगे, गति बढ़ा देंगे भ्रष्टाचार की, और सरकार पर चुनाव के साल में दबाव बना के पुरानी पेंशन बहाल भी करा लेंगे। और सरकार चूंकि सरकार में बनी रहे, इसके लिए वो विकास के कामों को बलि चढ़ाकर उस पैसे को पेंशन में खर्च करेगी। ये उनको करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था, राहुल जी, सरकारी कर्मचारी, फिर आज बहुत माफी का दिन है, माफी मांगने का दिन हो गया मेरा। सरकारी कर्मचारी सरकार के दामाद की तरह काम करते हैं। वेतन आप काट नहीं सकते, कितना भी संकट हो। समय पर नहीं आया तो एब्सेंट नहीं लगेगी। मैंने शुरुआत में कहा था कि आधे घंटे पहले लंच शुरू होता है, लंच खत्म होने के आधे घंटे बाद काम शुरू करते हैं, और ऑफिस का टाइम खत्म होने के 1 घंटे पहले ऑफिस का टाइम खत्म करते हैं। कि जब कोई 4 बजे आता है तो वो कहते हैं आज नहीं, आज का टाइम खत्म, कल आना। 10:30 पर वो ऑफिस में बैठते नहीं है, 12 बजे काम का मूड बनाते। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं उनको सरकार का दामाद भी कहता हूँ। आपकी राय, सरकार है दिक्कत में। आशीष ने कहा कि जिस ढंग से फैसले हुए थे, राज्य ने अनुमति दी थी, सहमति दी थी, अब पुरानी पेंशन आप बहाल करेंगे तो आपको अपने दम पर उनका भुगतान करना पड़ेगा, केंद्र उसमें आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये एक नया संकट, आर्थिक संकट राज्यों के ऊपर आने वाला है, जो वो कर्मचारियों के दबाव में पेंशन तो बहाल करेंगे लेकिन विकास की कीमत पे करेंगे, और वो कीमत अदा करनी पड़ेगी आम जनता को। आपकी राय? कर्मचारियों को चल नहीं सकती जब तक कि सरकारी कर्मचारी उनके समर्थन में खड़े नहीं। जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस व्यक्ति जो रिटायरमेंट होने वाला है, उनकी 40 साल या 35 साल की सेवाएं पूरी हो गई हैं, तो आप ये तनख्वाह भी देख लीजिए कि वेतन बहुत कम हुआ था उस समय, और पेंशन की मात्रा भी आप बुजुर्गों का आप देखेंगे तो उनकी 5,000-6,000 रुपए पेंशन आ रही। अभी जो तनख्वाहें बढ़ी हैं जिनकी 1,00,000-2 लाख रुपए है, तो इनकी तनख्वाह रिटायरमेंट के बाद में पेंशन इनको 20,000-25,000 रुपए मिल सकती है जी। लेकिन जो पुराने, उन्होंने क्या नुकसान किया। और तीसरी चीज ये है कि कर्मचारियों का जो पैसा है, जो तनख्वाह दी जाती है, उससे हर महीने कटौती होती है, जो सरकार के खाते में किसी न किसी मद में जमा होती है, जो बुढ़ापे तक उनको दी जाती है। तो पैसा तो कर्मचारियों के ही कटौती का है, सरकार अपना उसमें हिस्सा नहीं मिलाती, ये चीज तो बिल्कुल तय है। तो सरकार को देने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये सरकार कहे कि हमारा आर्थिक संकट है, मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें जोड़ना चाहता हूं। 1 जनवरी 2005 के बाद जो अधिकारी कर्मचारी भर्ती हुए थे, उनकी अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। उसमें यह है कि अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारी का 10% और इतना ही 10%, 14%। हाँ, मैंने राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र में 14, केंद्र 14 और राज्य सरकार इतना ही पैसा राज्य सरकार मिलाएगी, तो 28% हो गया। हाँ, सरकार, केंद्र और राज्य एक ही है। कर्मचारी का 10% और सरकार का 14%। तो ये मामला 2005 में हो गया है, और इसमें राज्यों ने सहमति दी है इस मुद्दे पर। अब आप उससे पलटेंगे तो आप अपनी कीमत पर करिए, आप अपने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल करके चुकाइए, केंद्र तो उसमें कुछ करने वाला नहीं है। जी नहीं राघव जी, सरकारों के पास में ऐसा आर्थिक संकट नहीं है जिस चीज का बार बार रोना होता है कि आर्थिक संकट। बाकी चीजों के लिए तो पैसा है सरकार के पास में, मंत्रियों के पास में, विधायक के पास है, पार्षद के पास है, सारे लोगों के पास में पैसा है, इतना पैसा है। आप ये सोचिए कि एक कर्मचारी 30 साल या 35 साल नौकरी करता है और उसको पेंशन के रूप में 3,000-4,000 रुपए। मध्य प्रदेश की सरकार जितना बजट है उतना ही कर्ज है। एक सांसद, एक विधायक 5 साल की सेवाएं पूरी करता है और पूरी सुविधाएं भोगता है। बिल्कुल, चलिए पूरी जिंदगी ये मुद्दा, इस पर किसी दिन अलग से बात करेंगे, क्योंकि सांसद और विधायकों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। ये दबाव बनेगा, मुझे लगता है इस पर लोग बात करेंगे। देवदत्त जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, समय की कमी है, कि
कर्मचारियों की पेंशन तो ठीक है, लेकिन माननीयों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अरबों खरबों रुपए का खेल है उसके पीछे भी। आपकी राय? बिल्कुल, यही माननीयों की पेंशन बंद हो जाती तो मुझे लगता है इस तरह के आंदोलन खड़े नहीं होते। ये स्वयं कहते कि देखो हमारी भी बंद हो गई, आपकी भी हो रही। क्या जब जब आंदोलन या कोई भी असमानता होती तब ये विद्रोह बढ़ता है या अपेक्षाएं बढ़ती हैं। और इनके तो अब कितने कर्मचारी घटते ही जा रहे हैं। शासकीय कर्मचारी आजकल तो रिटायरमेंट कुर्सी के साथ ही हो रहा है। कुछ दिन की बात है, एक बार यदि इनको दे दी भी जाए तो और आगे से पहले से बहुत बिल्कुल समय की कमी अपने पास, लेकिन इस मुद्दे पर विस्तार से किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन अभी तो पेंशन सरकार की टेंशन बढ़ा रही है, और सांसदों की और विधायकों की जो पेंशन है इस पर लोग दबाव बनाएंगे। और आपने ठीक कहा कि अगर विधायकों सांसदों की पेंशन खत्म कर दी जाती तो कर्मचारी भी शायद इसको लेकर आंदोलन कम करते। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, राहुल जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी, आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन अभी तो पुरानी पेंशन सरकारों की टेंशन बढ़ा रही है, और ऐसे में प्रतिपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्रों में इसको शामिल कर लिया कि वो सरकार में लौटे तो ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। तो मामला विकट है, कठिन है, स्थितियां देखते हैं कि आगे क्या बनेगी। अभी तो पड़ला कर्मचारियों का भारी है और सरकार दबाव में है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।